हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCV हेल्प पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग पोइट्री के लेसन 3 को पढ़ रहे हैं और इसके प्रश्नोत्तर को कर रहे हैं। कल आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर देखे और आज हम लोग इसके आगे बढ़कर बुक के सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। बुक में जो आपके प्रश्नोत्तर हैं, जो ऐसे है, लेटर है, उसे आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक आए तो पसंद करें और लोगों से शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले चलते हैं आगे। ये भाग आपने कल लिख लिया था और अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये है कंपोजिशन का हिस्सा जो कि आपके बुक में है C3 के नंबर पे। C3 में आप कंपोजिशन में पहले नंबर पर देखेंगे, एक आपके पास पैराग्राफ लिखने के लिए आया है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन पॉल्यूशन। लगभग 100 शब्दों में प्रदूषण पर आप जो है एक गद्यांश लिखें, पैराग्राफ लिखें। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसके ऊपर लिखा है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे कि हम जान रहे हैं ये आधुनिक दुनिया में, पॉल्यूशन हैज़ बिकम ए सीरियस इन्वायरमेंटल इशू। पर्यावरण के लिए प्रदूषण जो है एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय मुद्दा बन चुका है। विच इज़ अफेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, जो जीवन को प्रभावित कर रहा है, पृथ्वी पर के जीवन को प्रभावित कर रहा है। न सिर्फ हम यहाँ पर कहेंगे कि मानव इससे प्रभावित हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हर एक चीज़, चाहे वो मकान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हों, हर एक चीज़ प्रभावित हो रही है। मकान में आप जैसे पढ़ेंगे एसिड ड्रेन के बारे में, यहाँ मैंने उसकी व्याख्या नहीं की है, मैं आपको थोड़ा बता दूँ। एसिड ड्रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि ये पुराने भवनों पर, जैसे कि ताजमहल है, लाल किले हैं, इन भवनों पर जब एसिड ड्रेन होता है तो इनका रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और ये क्षारीय होने के कारण जो है समाप्त हो जाएंगे, ढह जाएंगे। इसीलिए इनकी सुरक्षा करना ज़रूरी है, प्रदूषण को कम करना ज़रूरी है। तो बिना देरी के आगे और बढ़ते हैं। यहाँ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ETC। जो महत्वपूर्ण किस्म के जो प्रदूषण हैं जिसके अध्ययन हमें करना चाहिए, इसमें आते हैं मुख्यतः सबसे पहले हवा का प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जिसे हम कहते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण, ज़मीनी प्रदूषण जिसको लैंड पॉल्यूशन कहेंगे, एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ये सारे किस्म के प्रदूषण जो है जिससे हम आज रूबरू हो रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरह के प्रदूषण हैं, जैसे कि आप मानसिक प्रदूषण भी कहते हैं, जिसमें कि आज के समय में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं लोगों को, इससे लोग मानसिक रूप से प्रदूषित होते हैं, उनके विचार बदल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे किस्म के प्रदूषण। लेकिन वातावरण में जो प्रदूषण है वो इन्हीं चीज़ों से है। आगे हम बढ़ते हैं। आवर नेचुरली ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ इज़ गेटिंग वर्स फ्रॉम मैंस इडियटिक हैबिट। हमारा पृथ्वी जो कि इतना सुंदर है, इतना प्राकृतिक है, ये धीरे धीरे मानव के इन बेवकूफ़ियों से, इन मूर्खता भरे कार्यों से धीरे धीरे बदतर स्थिति में चला जा रहा है। ट्रीज़ हैव बिन कट डाउन ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसको डिफॉरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। बड़े पैमानों पर पेड़ों को काटा जा रहा है। एंड बिग फैक्ट्रीज़ हैव बीन सेट अप विच पॉल्यूट्स एयर एंड वाटर। बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं जो कि न सिर्फ हवा को बल्कि पानी को भी दूषित करते हैं, जल प्रदूषण भी फैलाते हैं। In the name of industrialization and urbanization, we are destroying our natural environment and making it polluted. हम लोग औद्योगिकीकरण के नाम पर, शहरीकरण के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो है अपने प्राकृतिक वातावरण को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उद्योग सेटअप करने के नाम पर, विकास के नाम पर हम लोग जो है जंगलों को काट देते हैं, उद्योग लगाते हैं और इससे जो है न सिर्फ वो जंगल बर्बाद होता है, उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इवन वी डोंट थ्रो आवर डोमेस्टिक वेस्ट सेफली इन डस्टबिन। यहाँ तक कि हमारे घरेलू कचरे जो होते हैं हम वो भी सेफली डस्टबिन में नहीं फेंकते। आप देखते होंगे आए दिन आपके आसपास में सड़कों पर लोग कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण कि जो है गंदगी से आपको नाक बंद करके गुजरना पड़ता है। और अभी भी ऐसा है, जैसा कोरोना का काल चल रहा है, मास्क लगा करके तो घूमना ही पड़ रहा है। तो समस्याएं इस तरह की बहुत सारी हो जाती हैं।
वी थ्रो इट हियर एंड देयर एंड लेट इट लिटर। हम लोग इसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं और उसे फैलने देते हैं। लिटर का अर्थ LITTER, लिटर का अर्थ होता है फैलना। दस दोज आर हु पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। तो इसीलिए ये वे हम लोग हैं, हम लोग ही हैं वे इंसान जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। मतलब इंसान ही एकमात्र चीज़ है जो पर्यावरण को दूषित करता है। और ये लास्ट लाइन जो है ये मैं हमेशा से कहता आता हूँ, सभी जगह मैं जहाँ पढ़ाता हूँ मैं वहाँ भी यही बात कहता हूँ। नो डाउट आई कैन से दैट मैन द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर इन द वर्ल्ड इज़ डिस्ट्रॉइंग द अर्थ। कि इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव जो इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव है वही इस पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है। ये लाइन मैं हमेशा कहता हूँ और ये सच मैं मानता हूँ कि ये सही है। भले ही हमने विकास का काम किया लेकिन विकास के नाम पर हमने इस प्रकृति से उसका प्राकृतिकपन छीन लिया है और इसे पूरी तरह से जो है एक मशीनों का ढेर बना दिया है, गंदगी का ढेर बना दिया है और हम ही इसे बर्बाद करने पर तुले हैं। जबकि हम जानते हैं ये हमारा घर है और यही हमारा आवास है और एकमात्र हमारे लिए रहने का स्थान है। अंतरिक्ष में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं जहां हम रह सकते हैं, लेकिन हम अपने घर को ही बर्बाद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रदूषण के बारे में हम लोग और भी जानेंगे। फ़िलहाल यहाँ 100 शब्दों में लिखना था और मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया है ताकि आप लोग इसे आराम से लिख सकें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नरेट योर एक्सपीरियंस ऑन ए बैडली पॉल्यूटेड कॉलोनी इन योर लोकेलिटी। अपने अनुभव के बारे में बताएं एक ऐसे कॉलोनी के बारे में, एक ऐसे आस पड़ोस के क्षेत्र के बारे में जहां पर आप गए हों और वो बुरी तरह से आपने देखा हो कि वो प्रदूषित है। तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है, मैं एक बार फिर से प्रश्न आपको समझा दूं कि आप ऐसे क्षेत्र का जिक्र करते हुए आप लिखें जहां आप गए हैं और वो बहुत ज़्यादा दूषित है। आपके आस पड़ोस का ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, आप उसके बारे में लिखें। तो उत्तर में मैंने लिखा है कि लास्ट वीक आई वेंट टू अ वेरी पॉल्यूटेड कॉलोनी इन माई लोकेलिटी। पिछले हफ्ते ही मैं अपने एक आस पड़ोस के क्षेत्र में गया, एक कॉलोनी में गया, एक बस्ती में, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ गार्बेज एवरीवेयर। कचरा प्रचुर मात्रा में हर जगह था। डर्टी वाटर वॉज फ्लोइंग ऑन द रोड एंड स्ट्रीट। गंदा पानी सड़कों पर, गलियों में बह रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्पेंड अ सिंगल मिनट विदाउट क्लोजिंग नोज़ और विथ हैंड और हैंडकरचीफ। और यह असंभव था कि हम एक मिनट भी वहाँ बिता सकें बिना अपना नाक बंद किए, चाहे वो हाथ से बंद करें या रुमाल से। बिना नाक बंद कर किए आप एक मिनट भी नहीं रह पाएंगे वहाँ। पीपल लिविंग इन दिस कॉलोनी वे आर बिकमिंग सिक। जो लोग यहाँ इस बस्ती में रहते हैं वो बहुत बीमार हो रहे हैं। स्मॉल चिल्ड्रन वे आर सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीज़। जो छोटे बच्चे हैं वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दिस कॉलोनी वॉज वॉर्स। और उस जो बस्ती है वहाँ के लोगों का जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा था, वॉर्स था। द लोकल अथॉरिटी शुड डू समथिंग टू क्लीन द कॉलोनी। जो लोकल अथॉरिटी है, मतलब जो लोकल प्रशासन है, जो सफाई कर्मचारी, म्यूनसिपलिटी है, उन्हें जो है कुछ कदम उठाने चाहिए और इसको साफ़ करने का प्रयास करना चाहिए। एंड इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द रेसिडेंट। और यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहिए। उन्हें कचरे के बारे में अवेयर करना चाहिए, कचरे कैसे फेंकें, कहाँ फेंकें और गंदगी न फैलाएं। आगे बच्चों हम आते हैं किताब के D1 पॉइंट पे। D1 में आपको डिक्शनरी यूज़ दिखेगा जहां आपको स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे आप पॉलीथीन का स्पेलिंग एक तरफ इनकरेक्ट वाला देख रहे हैं तो करेक्ट वाला इधर है POLYTHENE पॉलीथीन। दूसरा डिज़ोल्व का स्पेलिंग इधर गलत है और यहाँ DISSOLVED डिज़ोल्व्ड। फिर अगला है स्क्विकी और इधर साइड स्क्विकी का जो है स्पेलिंग SQUEAKY। स्क्विकी का अर्थ मैंने बताया था तीखी या तीव्र आवाज़। और फिर है डिजीज़ का अर्थ होता है बीमारी, DISEASE जो इसके सही स्पेलिंग है। रिमेन REMEIN गलत में लिखा हुआ है और सही में REMAINS रिमेन्स है। रिमेन्स का अर्थ मतलब ज्यों का त्यों पड़ा रहना। बरीड का अर्थ दफन, BURIED बरीड का सही स्पेलिंग है।
काउज्ड मतलब कारण, CAUSED, काउज्ड, ये हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इन शब्दों के जो आपको इस तरह ब्लैक अक्षर में दिख रहे हैं, उनका आपको उल्टा शब्द लिखना है, एंटोनियम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पहला शब्द है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का अर्थ हो जाता है अजीब या विचित्र या अजनबी, जिसका हम सीधा शब्द मतलब कि उसका उल्टा शब्द लिखेंगे फैमिलियर, जिससे हम परिचित हों, अजनबी नहीं, परिचित, ठीक है। और दूसरा शब्द है नेवर। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, तो उसका जो उल्टा शब्द है ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉरएवर मतलब हमेशा। तीसरा शब्द है नॉइज़। नॉइज़ का अर्थ होता है शोर, और उसका उल्टा शब्द है साइलेंस। साइलेंस का अर्थ है शांति। चौथा शब्द है लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, और उसका उल्टा शब्द है बिग। बिग मतलब बड़ा या लार्ज या ज़्यादा। अगला पांचवा शब्द है वार्म। वार्म का अर्थ होता है नर्म या गर्म, ठीक है। और इसका उल्टा शब्द जो है वो है कोल्ड या कूल, ठंडा। अगला शब्द है पेन। पेन का अर्थ होता है दुख, तकलीफ़ या परेशानी। इसका अर्थ है प्लेज़र। प्लेज़र का अर्थ होता है खुशी। अगला शब्द है बैक। बैक का अर्थ होता है पीछे, फ्रंट होता है आगे। फिर है डीप। डीप का अर्थ होता है गहरा। शैलो का अर्थ होता है छिछला। देखिए, गहराई को दो अर्थ में लिया जाता है। एक होता है गहरा का अर्थ होता है बहुत गहरा, और एक होता है कम गहरा। कम गहरे को कहते हैं छिछला पानी। जैसे कि जहाँ पर पानी घुटनों तक हो और गंदा पानी, उसको छिछला कहा जाता है, शैलो कहा जाता है। और जो गहराई का दूसरा अर्थ है वो है ऊंचा। उल्टा शब्द, गहराई का दूसरा उल्टा शब्द ऊंचा है, हाई। फिर है इनसाइड। इनसाइड का अर्थ हो गया अंदर, और उसका उल्टा शब्द है आउटसाइड मतलब बाहर। अगला हम आते हैं ग्रामर यूज़ में, ई में। ई पॉइंट में आप देखेंगे इसका जो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें आपको कविता की ही पंक्तियाँ दी गई जिसके आपको खाली शब्दों को भरना है। पहला शब्द लाइन है विच नेवर गेट्स डिज़ॉल्व, तो इसमें गेट्स भराया गया है कि जो कभी घुलता नहीं है। अगला शब्द है विच टच्ड व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्क्वीकी साउंड, जब छुआ जाए तो वो एक तीखी आवाज़ निकालता है, मेक्स यहाँ पर भरा गया है। अगला शब्द है ओनली द पेन काउज्ड बाय द हर्ट, और इस चोट के द्वारा सिर्फ तकलीफ़ मिलती है, तो यहाँ मैंने हर्ट भरा है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस बुक में भरने के लिए फ्रेजेस जो मैंने यहाँ पर भरे हैं खाली स्थान में, ये फ्रेजेस आपको बुक में मिल जाएंगे, तो उसको आपको भरना है यहाँ पे। यहाँ पर पहला है कि शी इज़ एज जेंटल एज ए डव, तो वो वो पूरी तरह नम्र है जैसे कि एक डव पक्षी। डव तीतर जैसा ही दिखता है, और ये बहुत सफ़ेद रंग का होता है, बहुत नम्रता के लिए जाना जाता है, तो वो एक डव पक्षी जैसी नम्र है। अगला है ही इज़ डैश इन द फाइट, वह एक लड़ने में एक शेर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो शब्द आपको मैं बताना आज भूल गया, मैं किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। दो शब्द होते हैं सिमली और मेटाफोर। सिमली और मेटाफोर के बारे में मैं अभी थोड़ा आपको परिचय दे दूं कि ये क्या होते हैं। सिमली का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की तुलना किसी से करते हुए बताना, जैसे कि हम बोलेंगे वो कोयले जैसा काला है, तो यहाँ पर कोयले की तुलना इंसान से की गई, तो ये कहलाता है सिमिलर, सिमिली, ठीक है। सिमिली हो गया, सिमिलर मतलब एक जैसे होते हैं, सिमिली इसके लिए यूज़ किया था। और मेटाफोर एक ऐसा शब्द है जो कि किसी व्यक्ति को किसी की उपमा देकर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कहें कि वह हमारे क्लास का शाहरुख खान है, तो वो शाहरुख खान तो है नहीं, लेकिन उसकी तुलना मैंने शाहरुख खान से की। तो इस जगह पर जो अगर किसी व्यक्ति की तुलना या किसी वस्तु की तुलना किसी चीज़ से की जाए तो हम उसे मेटाफोर कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम किसकी उदाहरण ले लेते हैं, एक ठंडे प्रदेश का ले लेते हैं, जैसे कि अगर अपना भागलपुर का उदाहरण ले लेते हैं, तो भागलपुर जो है दिल्ली का मतलब भारत की राजधानी जैसा है। अगर हम जैसा कह दें कि जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो भागलपुर जो है एक बड़ा ज़िला उसी तरह से है, तो ये सेंटेंस भी मेटाफोर के कैटेगरी में ले सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर जो दे रहे हैं कि ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ए लायन, वो एक शेर की तरह मजबूत है। यहाँ पर शेर की तरह, शेर से तुलना नहीं की जा रही, शेर की तरह बताया जा रहा है, ठीक है। अगला है लाइफ इज़ नथिंग। यहाँ बुक में आप देखेंगे तो बुक का क्वेश्चन जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ नथिंग लिखना भूल गया है बुक में, आप उसे लिख लेंगे, नथिंग बुक में छूट गया है। तो लाइफ इज़ नथिंग बट ए डैश, तो यहाँ मैंने वॉकिंग शेडो भरा है कि जीवन
कुछ भी नहीं, बस एक चलते रहने वाली परछाई है। अगला है द कैमल इज़ डैश ऑफ द डेज़र्ट। ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज़ है। तो वो जहाज़ तो है नहीं, लेकिन उसको रेगिस्तान का जहाज़ माना जाता है, तो ये एक मेटाफोर है, ठीक है। फिर है शी इज़ एज़ ब्लैक एज़ कोल। वह एक कोयले की तरह काली है, तो ये आपका सिमिली है, ध्यान दीजिएगा। सिमिली और मेटाफोर में मैं आपको अंतर भी बताता जा रहा हूँ। फिर अगला है द न्यूज़ वाज डैश टू हर टेंडर हर्ट। वो खबर जो है एक कटार की तरह थी उसके हृदय पर, जो हृदय पर आघात कर गई। ये भी एक मेटाफोर है, न्यूज़ की तुलना कटार से की जा रही है, ठीक है। और ये है इस कहानी का आखिरी अंश, जिसमें कि हम ट्रांसलेशन को देखेंगे। और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश में हमें इसको अनुवाद करना है। और इसी लेसन से जुड़ा हुआ है कि पॉलीथीन नहीं घुलता है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो पॉलीथीन बैग डज़ नॉट डिज़ोल्व। पॉलीथीन बैग नहीं घुलता है। अगला है यह बहुत आवाज़ उत्पन्न करता है। पॉलीथीन के बारे में ही है कि ये बहुत आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पर उत्पन्न करने के लिए मेक्स या प्रोड्यूसेस का प्रयोग करेंगे कि इट मेक्स या प्रोड्यूसेस लिखेंगे। मच साउंड या नॉइज़ लिखेंगे। ध्वनि या आवाज़ के लिए जो है साउंड या नॉइज़ का प्रयोग किया जाएगा। अगला है यह काफ़ी दुर्गंध देता है। इट स्मेल्स वेरी बैड, ठीक है। उसके बाद है यह कविता किसने लिखी। हु रोट दिस पोएम। फिर है तुमसे यह किसने कहा। हु टोल्ड यू दिस। तो बच्चों इस तरह से ये लेसन 3 मैंने आपका आज समाप्त किया है। कल के भाग में मैं आपको लेसन 4 की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। और फिर से कहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक बच्चों से आप इसे शेयर करें और उन्हें भी कहें कि इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस चरम सीमा पर पहुंच जाएं कि मैं आपको लाइव आकर पढ़ा सकूं। और इसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, तब मैं लाइव आकर आपको पढ़ा सकूंगा। क्योंकि YouTube पर तभी लाइव आया जा सकता है जब 1000 सब्सक्राइबर हो। तो इसके लिए आप मेरा सहयोग करें, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइबर्स प्रदान करें और मैं आपके लिए रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।